नमस्कार। मैं आज आपके सामने जो इशू लेके आई हूँ वो एक न्यू न्यू कॉन्सेप्ट बोला जाएगा कि समाज में जब कोई 60 साल का बुजुर्ग आदमी शादी करना चाहता है तो लोग हंसते हैं। क्यों, इसको बुढ़ापे में क्या है, क्यों शादी कर रहा है। पर अगर कोई उसके पीछे की वजह सुने तो आपको पता चलेगा वो औरत भी जो 50 साल की उम्र की है वो शादी क्यों कर रही है, उसकी भी वजह हमने जानना चाहिए। तो आज वही प्रॉब्लम लेके मैं आपके सामने आई हूँ, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अकेले रहते हैं और अकेली ज़िंदगी काटना कितनी बुरी मजबूरी है। अकेला आदमी ना बात कर सकता है किसी से, ना शेयरिंग कर सकता है, ना किसी के घर पे जा सकता है। हर कोई इसको गलत नज़र से देखते हैं। कोई आया, अकेला आदमी किसी के घर गया तो भी उसको अवॉइड करते हैं, क्या कभी भी आ जाता उठ सुट अपने घर पे। तो आज उसी बात पर हम बात करेंगे। मेरे पास एक अबाउट 60 के बुजुर्ग आए थे, उनकी शादी करनी थी। मुझे वो बेटी मानते हैं। तो फिर हमने डिस्कस किया तो उनका क्या प्रॉब्लम था पता है। उनकी जब शादी हुई, उनको 2 बेटियां थी। उनकी मिसेस को 12 साल कैंसर रहा, चेस्ट कैंसर। 12 साल तक उन्होंने बहुत सेवा की। पिछले 6 साल तो उनको बहुत प्रॉब्लम में आए। लड़कियां पढ़ लिख गई, एक डॉक्टर हुई, उसको सर्जन मिला, वो वेल सेट। दूसरी बेटी भी की भी शादी हो, इंजीनियर, हस्बैंड इंजीनियर, दोनों भी मेट्रो सिटी में। और पापा यहाँ माँ की सेवा कर रहे थे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उन्होंने खाना बनाने सब करने के लिए लेडीज़ रख लिए और अपनी बीवी की बहुत सारी सेवा की। आखिरी में तो उन्होंने दरवाजे पे बोर्ड लगा दिया था कि कोई भी मेरी बीवी की तबीयत पूछने ना आए, खाली फ़ोन पे बात करें। क्योंकि लोग आते थे ऐसी वैसी बात करते थे, तुम कैंसर में हो, ऐसे हो, अभी तो तुम्हारा कुछ सच्चा नहीं। तो उन्होंने बोर्ड लगा दिया था कि कोई देखने मत आए। आखिरी में वो जो मासी जी थे वो गुजर गए। अबाउट 6 मंथ के बाद बेटियों ने पापा को बोला तुम अकेले हैं, हमारे घर पे आओ। पापा वहाँ गए, पर बिजी लाइफ में हस्बैंड अपने हॉस्पिटल, बेटी अपने हॉस्पिटल, बच्चों को संभालने के लिए आया। और पापा का ध्यान कौन, रूम में बैठने का, टीवी देखने का। खाना खाने बैठे तो जो अपने मेल चेक कर रहा है, मोबाइल चेक कर रहा है, शेयरिंग नहीं, बात नहीं। 8-10 दिन रहे वो बुजुर्ग, फिर अपने घर पे आ गए। 1 महीने के बाद शायद उनको बुखार आया और घर में थे। खाना बनाने वाली आती थी, पर जब तक वो उनकी मिसेस थी ना, तो खाना बनाते टाइम वो घर में रहते थे। पर जब उनकी मिसेस गुजर गई तो उनको बाहर बैठना पड़ता था। बाहर बैठ के वो वेट करते थे कब इसका खाना बन जाएगा और घर में जाऊंगा मैं। क्योंकि जो समाज रहता है ना वो बहुत गलत दिखता है कि अकेला आदमी है, उसके घर में एक अकेली औरत गई है। तो काम वाली भी आई तो बाहर बैठते थे, खाना बनाने वाली आई तो भी बाहर बैठते थे। फिर उनको 3 दिन बुखार हुआ। भाई लोग आते थे, बेल बजाते थे, चले जाते थे। फिर तीन दिन तो उन्होंने दूध बिस्किट्स पे दिन काट लिए। फिर तीसरे दिन उन्होंने दोस्त को फ़ोन किया, मुझे बुखार आया है, मैं घर में अकेला हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए। घर में ही कोई टैबलेट वगैरह थी, उन्होंने लिए। फिर दोस्त आए, उसकी बेटी को भी फ़ोन किया और दवाखाने में गए। फिर बेटियों ने सोचा कि हम अपने पापा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते। हाँ, हमारे पास पैसा है, पापा के पास पैसा है, क्या फ़ायदा। पापा घर से बाहर से आते तो घर में कोई उनको पूछने वाला नहीं, तुमने दवाई खाई, खाना खाई। तो इस हिसाब से फिर बेटियों ने बोला पापा आप शादी करो। और दोनों बेटियां, दोनों दामाद ने बोला आप शादी करो, हमको आपकी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। फिर शादी के लिए हम लड़की ढूंढना स्टार्ट किए। पर उनका एक बात थी
अबाउट 50 की चाहिए मुझे छोटी उम्र की नहीं चाहिए और बच्चे वाली नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब बच्चे वाली है, खिलाना पिलाना कुछ नहीं, पर अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं नई जिम्मेदारी ले सकूं। और 50 की इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, ना उसको इशू की कोई चाह हो, ना मैं अभी नई जिम्मेदारी ले सकता। हम खाली एक दूसरे के साथ दवाखाने में जा सके, मंदिर में जा सके, किसी के घर जा सके, घर में पेपर पढ़ सके, टीवी देख सके, इसीलिए मुझे बीवी चाहिए। खाना बनाने, कपड़े धोने जो भाई है वो तो रहेगी, उसको कुछ काम करना नहीं। ठीक है, फिर मुहिम चालू हुई, हमने लड़की ढूंढना स्टार्ट किया, लड़की यानी औरत ढूंढना स्टार्ट किया। तो मेरी नज़र में एक नर्स थे, नर्स यानी दवाखाने में काम के लिए, यानी बहुत हल्का काम था उसके लिए, पर बहुत अच्छी थे वो। मुझे कुछ उनकी बातें मालूम थी। फिर उनको बात की हमने, तो बोले मेरे भाई लोग तैयार नहीं होंगे मैडम। मैंने ठीक है, हम बात करेंगे। फिर उनके भाइयों से बात की और तब मुझे मालूम पड़ा उसके साथ क्या हुआ। उसकी शादी होके बुआ के घर पे दिए थे, 3 महीने के बाद बुआ के घर से वो वापस आई थी। शादी के 3 महीने बाद अभी 30 साल से वो भाइयों के साथ रह रही थी, यानी माँ को लेके रह रही थी। और दवाखाने में जो काम करती थी उस पर उसका घर चलता था। और भाई अच्छे अपने अपने खा पी के सुखी थे। फिर जब पापा गुजर गए तो खेती का बंटवारा होना था, तो बुआ की साइन चाहिए थी। तो बुआ ने क्या किया, तुम मेरे बेटे के डाइवोर्स पेपर पे साइन करो, तो मैं खेती के हिस्से पे साइन करती, मैं हिस्सा नहीं मांगती। इधर इसने साइन कर दी, उधर डाइवोर्स हुआ। भाइयों को अपनी खेती मिल गई, पति को डाइवोर्स मिल गया, बुआ फ्री हो गई। इसके 30 साल रहने के बाद ना भाइयों ने खेती में हिस्सा दिया, ना बुआ ने कुछ दिया। हाँ, ये तो 30 साल यूँ ही कट गए इसके। फिर उसको मैंने समझाया कि तेरा यूज़ किया गया, तेरी बुआ का मायका रहने के लिए पापा ने डाइवोर्स नहीं लेने दिया। हाँ, खेती के बंटवारे के लिए भाइयों ने डाइवोर्स लेने लगाया। तेरे पास क्या है, आखिरी ज़िंदगी में क्या करेगी तू, अभी 50 की है। हाँ दीदी बोले, अभी मैंने क्या करना चाहिए। मैंने देख ऐसे ऐसे पर्सन है, इसके साथ तुम दोनों की मीटिंग बिठाती, उनकी मीटिंग बिठाई। भाइयों ने थोड़ा नहीं बोला, बोले नहीं, बोले लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। मैं लोग क्या बोलेंगे, हाँ, तुम जब बहन को दवाखाने में काम करने भेजते तो लोगों की तुमको कुछ लेना देना नहीं, शादी कर रही है तो लेना देना है। यानी औरत अगर खुद का डिसीजन खुद ले तो सबको प्रॉब्लम रहती। पर अगर वो भाइयों का, पति का, बेटे का सुने तो बहुत अच्छी औरत है। डिसीजन मेकर नहीं चाहिए किसी को। फिर हमने डिसीजन लिया, उसके भाई को वगैरह मैंने ज़रा अच्छे से समझाया और थोड़ा डराया भी। फिर हो गई शादी। आज दोनों सुखी है, उनकी बेटियां भी आती है जाती है। पर एक पर्सन मैंने देखा जो 60 साल का बुजुर्ग है, उसने शादी होते से ही उसका आधार कार्ड पे नाम लगाया, उसका पैन कार्ड पे नाम लगाया, उसका वारस उसको लगाया और आज वो एकदम सुखी है। कोरोना के पीरियड में सभी रिश्तेदार पहले जो नाम रखते थे, अभी वो बोलते अंकल आपने शादी की, बहुत अच्छा किया। अगर कोरोना के पीरियड में आपके साथ कोई नहीं रहता था तो आप क्या करते थे, क्योंकि काम वाली आती नहीं थी, खाना मिलता नहीं था, अब बात किससे करते थे, बाहर कहाँ जाते थे। तो आज वो दोनों बहुत सुखी है और मुझे बहुत सारे आशीर्वाद देते, ब्लेसेस देते। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो बेचारी 30 साल तक लोगों के कपड़े धोए, दवाखाने में जो नहीं वो बातें सुनाते, काम किया, आज वो मुझे बेटी मानती है, सर पर हाथ रखते हैं और मेरे वो अंकल का बहुत सारा ध्यान रखती है। उनकी बेटियां भी आती है जाती है। अंकल ने एक रखा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो मैं सब ध्यान रखूँगा, मेरे मरने के बाद तुझे 40,000 रुपये पर मंथ आएगा, ऐसी मैं ये करके जाऊँगा सुविधा। आप सब घर प्रॉपर्टी सबका यूज़ कर सकती है, पर उसको बेच नहीं सकती। मेरी बेटियों के नाम पे
वारस उनको रखूँगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारी बेटियाँ मेरी बेटी है। और बेटियाँ भी बहुत ध्यान रखती है, सगी मम्मी जैसा ध्यान रखती है। आज वो बुज़ुर्ग ने शादी करके एक मिसाल की है। मैं वो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई बुज़ुर्ग है, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसको एक हमसफ़र ढूंढ के दो, उसको एक साथी ढूंढ दो जो उससे बातें करे, हंसे, रोए, सुख दुख बांटे। तो ये शादियाँ कुछ इंजॉयमेंट के लिए नहीं रहती, एक हमसफ़र के लिए रहती। आपके आसपास भी ऐसे होंगे लोग जिनको शादी करनी है, उनको हमसफ़र चाहिए। शादी यानी एक साथ चाहिए। तो ऐसी शादियों को नाम मत रखो, उसको दुत्कारो मत, वो बूढ़े लोगों को तिरस्कार मत करो, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी जीना है। हंस के जीने दो और हंस के रहो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, पर उसको अच्छे से जीना हर एक का अधिकार है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।